अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी वीडियो है ये डीएनए रेप्लिकेशन की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम ये देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप कैसे होती है, यानी कि टर्मिनेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। इससे पहले मैं 2 और वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इनिशिएशन और इलोंगेशन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया था। उन दोनों वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे जो आई बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो भी लास्ट में देखें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो एक स्पेसिफिक रीजन से स्टार्ट होती है और उस स्पेसिफिक एरिया को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या जिसे हम कहते हैं ORIC। अब होता यह है कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो वो जो एरिया होता है जिसे हम कहते हैं ORIC, उसकी हो जाती है मेल्टिंग, और उस मेल्टिंग से क्या होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वहां पे एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। तो यहाँ पे इस डायग्राम की वजह से हम देखेंगे कि किस तरह से टर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। और ये क्या है, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और फर्ज करें ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यहाँ से क्या हुई है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, डीएनए की मेल्टिंग हो जाएगी। तो डीएनए की मेल्टिंग से क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक इस तरह से बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस तरह से कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह से एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है उसके इस तरफ को भी एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर है और इस तरफ को भी एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस तरह से जो ट्यूनिंग फोर्क होता है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। तो उसी की तरह की ये शेप है और उसी की तरह की ये शेप है। तो ये जो रेप्लिकेशन फोर्क होती है वो इस बबल के इस तरफ को भी होती है और इस तरफ को भी होती है। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि ये जो 2 स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, इन सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर एक प्रोटीन आके या एक एंजाइम आके अटैच हो जाता है जिसे हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। एक हेलिकेज एंजाइम नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर आके अटैच होता है और एक हेलिकेज एंजाइम इस ऊपर वाले स्ट्रैंड के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम होते हैं इनका काम क्या होता है, ये एक्चुअली डीएनए की मेल्टिंग करवाते हैं। जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते जाएंगे डीएनए की मेल्टिंग करवाते जाएंगे, यानी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो अलग अलग होते जाएंगे। यानी कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो इस तरफ को मूव करेगा तो इस तरफ को जो है डीएनए की मेल्टिंग होती जाएगी, और ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो इस तरफ को मूव करेगा और इस तरफ को डीएनए की मेल्टिंग होती जाएगी। अब जब डीएनए की मेल्टिंग होगी तो उससे क्या होगा, ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसी वजह से इस रेप्लिकेशन फोर्क को हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इस तरफ को मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क, जिसको मैंने CCRF से शो कर दिया है। और ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो किस तरफ को मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है और इस तरह ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। इसके साथ साथ एक और एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने आप लोगों को इलोंगेशन में बताया था, जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। वो क्या कर रहा होता है, ये जो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं इनको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, इनको रीड करता है और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो डीएनए अटैच करवाता जाता है, यानी कि यहाँ पे वो एक नया डीएनए बनाना स्टार्ट कर देता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पे मैं न्यू डीएनए को शो कर देता हूँ जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली इस तरह यहाँ पे भी न्यू डीएनए बन जाएगा इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे मैंने बताया कि हेलिकेज एंजाइम आगे की तरफ मूव करता जाएगा और यहाँ पे जो डीएनए है उसकी मेल्टिंग होती जाएगी। इस तरह ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे डीएनए की मेल्टिंग होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ, यानी कि ये जो एरिया है वो मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने से क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के हैं वो हो गए हैं अलग। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए के वो अलग हो गए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखें ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो पहले इकट्ठे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से अटैच थे, लेकिन हेलिकेज एंजाइम की मदद से क्या हुआ, दोनों अलग हो गए हैं और हेलिकेज एंजाइम अब यहाँ पे आ गए हैं। अब इन दोनों स्ट्रैंड के अलग होने से क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड इसी तरह टेम्पलेट का काम करेंगे और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम है वो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बना देगा इस तरह से, यानी कि अब ये डीएनए का स्ट्रैंड बनता जा रहा है इस तरह से। ठीक है,
और जो रेप्लिकेशन फोर्क पहले यहाँ पे थी अब मूव करके यहाँ पे आ गई है। इस तरह इधर भी ऐसे ही होगा कि इस हेलिकेन एंजाइम की मदद से ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इसकी मेल्टिंग हो जाएगी। यहाँ तक मैं फिलहाल शो कर देता हूँ। और इन दोनों स्ट्रैंड के अलग होने से इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो यहाँ पे नया डीएनए बना देगा इस तरह से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये ना हमारे पास नया डीएनए भी बन गया है। अब हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस को, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, उनको मैंने इन शेप के साथ हाईलाइट कर दिया है। ये वाली जो शेप है इस तरह की, इसको मैं इस शेप को यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि इस तरह की एक शेप है, उससे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इनको हम कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंसेस, या जिसको हम टर सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये टर्मिनेशन सीक्वेंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप करवाने में। अब जैसे मैंने इसको इस तरह की शेप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस तरफ से अगर ये जो शेप है इस तरफ से अगर रेप्लिकेशन फोर्क एंटर होगा तो वो इजीली यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये जो पीछे वाली साइड है यहाँ से एंटर होगा तो इजीली रेप्लिकेशन फोर्क क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर रेप्लिकेशन फोर्क जो है इधर से एंटर होगा इस साइड से, यानी कि मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ इस तरह की शेप, तो अगर रेप्लिकेशन फोर्क इस तरफ से एंटर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं जिनको डिफरेंट नेमिंग दी जाती है, और ये हम किस तरह से नेमिंग देते हैं, टर लिख के फिर हम A B C D और इस तरह से J तक इनकी हम नेमिंग देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये देखें जैसे ये टर J है, टर G है, टर F है और टर B है, इस तरह टर C है, टर A है, टर D, टर E, टर I और टर H, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्मिनेशन सीक्वेंसेस होते हैं। ये कोई शेप नहीं है बल्कि क्या है, डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जिनको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये जो इस तरह की जो उसकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से अगर एप्लीकेशन फोर्क एंटर होगा तो वो इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से एप्लीकेशन फोर्क एंटर होगा तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क, वो इन ये जो है टर्मिनेशन सीक्वेंसेस, ये वाला हो गया, ये वाला, ये और ये जो है इनसे इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है काउंटर क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क, वो इस साइड से एंटर हो रहा है, यानी कि इस साइड से एंटर हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि इस सीक्वेंस के इस साइड से जब एंटर होगा तो वो इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ से रेप्लिकेशन फोर्क इजीली इन सीक्वेंसेस या इन टर्मिनेशन सीक्वेंसेस से क्रॉस कर जाएगा। और इसी तरह ये जो है क्लॉकवाइज जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो इन टर्मिनेशन सीक्वेंसेस से इजीली क्रॉस कर जाएगा, यानी कि ये जो है H, I, E, D और A, क्योंकि इनका जो इसकी एंट्री है रेप्लिकेशन फोर्क की वो इस तरफ से है, यानी कि जैसे इस तरफ से उसकी एंट्री है वो इजीली क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ से एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ट्रैप है। अगर रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे एंटर होगा या फिर यहाँ पे एंटर होगा, यहाँ पे एंटर होगा, इस तरफ से एंटर होगा तो ये आगे की तरफ नहीं प्रोसीड कर पाएगा। यानी कि ये जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है ये काउंटर क्लॉकवाइज जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है उसको स्टॉप करते हैं या उसको ट्रैप करते हैं। तो इसी वजह से ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इनको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क ट्रैप कहते हैं इनको। ये जो है सीक्वेंसेस इनको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क ट्रैप, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो काउंटर क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क होता है उसको ट्रैप करते हैं। ये वाले सीक्वेंसेस, ये वाला, ये हो गया ये और ये। और इसी तरह ये जो सीक्वेंसेस हैं टर्मिनेशन सीक्वेंसेस, ये क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है उसको ये ट्रैप करते हैं। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं, ये जो पूरे सीक्वेंसेस होते हैं इनको हम कहते हैं क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क ट्रैप। तो अब हम देखते हैं कि टर्मिनेशन में ये किस तरह से हेल्प करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं इनके ऊपर एक और स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स आके अटैच हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टस, जिसको हम क्या कहते हैं, टस। तो ये यहाँ पे इन सब के ऊपर आके अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ, इन सब के ऊपर
10 आके अटैच हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे सबके ऊपर क्या होगी, 10 आके अटैच हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये टस और टर जो कॉम्प्लेक्स है ये किस तरह से टर्मिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो अब होता ये है कि जब रेप्लिकेशन फोर्क इन सीक्वेंसेस से अगर क्रॉस हो जाएगी, यानी कि ये जो है टर्मिनेशन सीक्वेंसेस अगर इनसे क्रॉस हो जाती है, जैसे यहाँ पे क्रॉस हो गई थी, तो उससे क्या होता है, ये जो टस होती है प्रोटीन ये क्या हो जाती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर क्रॉस नहीं कर पाएगी तो उससे क्या होगा, ये टस प्रोटीन जो है वो इसके साथ अटैच रहेगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये जो टर टस कॉम्प्लेक्स होता है वो कब मेंटेन रहेगा, जब ये रेप्लिकेशन फोर्क इससे क्रॉस नहीं हो पाएगी, यानी कि जब रेप्लिकेशन फोर्क यहां से एंटर होगी तब क्या होगा, ये टस और ये जो टर है, यानी कि ये हो गया टस और ये हो गया टर सीक्वेंस, तब ये कॉम्प्लेक्स मेंटेन रहेगा। लेकिन जब रेप्लिकेशन फोर्क यहां से एंटर होगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि जो टस है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो इन सब से इस तरफ को एंटर हो रही है, यानी कि इस तरफ से एंटर हो रही है। तो इसी वजह से इन सब जगहों से क्या होगा, टस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ तक शो कर देता हूँ कि यहाँ से जो रेप्लिकेशन फोर्क है जो कि इस डीएनए बी इंजान या जिसे हम हेलिकेज इंजान कहते हैं उसकी मदद से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ ये वाले जो है सीक्वेंसेस इसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं इसको एरेज कर देता हूँ क्योंकि ये स्टॉप नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से यहाँ से जो टस प्रोटीन है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस टस प्रोटीन के रिमूव होने की वजह से क्या होगा, ये रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये दोनों डीएनए के स्टैंड यहाँ पे अलग हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो टर्मिनल सीक्वेंस था वो इसको स्टॉप नहीं कर पाया। तो ये दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। और इसी तरह ये क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डीएनए बनाता जाएगा इस तरह से। तो अब हमारा यहाँ तक डीएनए जो है वो बन गया है, यहाँ तक हमारा डीएनए क्या हो गया है, बन गया है। इस तरफ को जो रेप्लिकेशन फोर्क आ रहा है वो भी देखें यहाँ से एंटर हो रहा है, तो यहाँ से भी इजीली एंटर हो जाएगा, यहाँ से भी इजीली एंटर हो जाएगा, यहाँ से भी वो इजीली एंटर हो जाएगा और यहाँ से भी वो इजीली एंटर हो जाएगा। तो इसी वजह से इन सब उससे टस प्रोटीन जो है वो इजीली डिटैच हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ से उसकी एंट्री है तो इसको भी मैं यहाँ से ट्रेस कर देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि ये वो इजीली यहाँ से जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको अरेज कर देता हूँ, तो ये इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, रेप्लिकेशन फोर्क अब यहाँ तक आ गया है। तो ये हो गया डीएनए के स्ट्रैंड जो कि अलग हो गए थे विद द हेल्प ऑफ डीएनए हेलिकेज एंजाइम। दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के हैं वो अलग हो गए हैं, और ये जो नया स्ट्रैंड है डीएनए का वो उसके साथ साथ यहाँ पे बन गया है, और ये भी नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन गया है। अब जो है वो फैसला यहाँ पे आकर रुकेगा, जिसे हम कहते हैं टर ए और टर सी जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको शो किया हुआ था, टर सी जिसको हम कहते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर तो यहाँ से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो तेजी से हुई है और यहाँ पे ये पहले पहुंच गई है, यानी कि क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो दोनों तरफ को होती है, इस तरफ को भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है और इस तरफ को भी क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। अगर तो डीएनए रेप्लिकेशन ये जो फोर्क है वो इधर पहले आ गया है यहाँ पे, ठीक है, तो वो इजीली इसको क्रॉस कर जाएगा और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। और अगर डीएनए रेप्लिकेशन इधर से तेजी से हुई है और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क पहले आ गया है, इससे यहाँ पे पहुंचने से पहले यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क पहुंच गया है इधर वाला, तो वो इसको इजीली क्रॉस कर जाएगा और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। यानी इन दोनों में से किसी ना किसी पे आके स्टॉप होनी है रेप्लिकेशन फोर्क ने। तो फर्ज करें यहाँ पे जो है रेप्लिकेशन जो है वो तेजी से हुई है और रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे तेजी से आ गया है, तो अब क्या होगा, यहाँ से वो इजीली क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से टस प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो डीएनए है वो मेल्ट हो जाएगा इजीली। तो अब इस रेप्लिकेशन फोर्क के क्रॉस होने से क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इस तरह से कुछ, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब जहां पे आ गए हैं रेप्लिकेशन फोर्क इधर से और ये वाले रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, और इसी तरह ये जो पीछे है डीएनए वो भी इसके साथ साथ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, इस तरह इसके साथ भी डीएनए यहाँ पे
बन जाएगा। अब यहाँ पे आगे रोकी है डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों रोकी है? क्योंकि यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो इससे आगे नहीं मूव कर सकती। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो इधर से तो एंटर हो सकती है इन सीक्वेंस से इस तरफ को, लेकिन इस तरफ से अगर आएगी डीएनए रेप्लिकेशन तो यहाँ पे वो जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो है टर ए सीक्वेंस यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क आके स्टॉप हो जाएगी। तो अब क्या हुआ है, ये वाला जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो यहाँ पे आके ट्रैप हो गई, यानी कि वो आगे मूव नहीं कर सकते। तो अब जब ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी तो उससे क्या होगा, अब डिफरेंट एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया, प्राइमेज एंजाइम हो गया, और इसके अलावा हेलिकेज एंजाइम हो गया या गैरेज एंजाइम जो होते हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो जब वो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, अब ये जो रिमेनिंग सीक्वेंस रह गया है जिसकी रेप्लिकेशन अभी बाकी है वो एक अननोन मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी, यानी कि अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसकी भी यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगी। अब हमारे पास कंप्लीटली क्या हो गई है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई है। और इस सीक्वेंस, ये जो टर ए सीक्वेंस है इसकी मदद से क्या हुआ था, ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो यहाँ पे ट्रैप हो गई थी, यानी कि अब रेप्लिकेशन फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती। अगर ये टर्मिनेशन सीक्वेंस ना होता तो उससे क्या होना था, एक दफा और रेप्लिकेशन हो जानी थी, जिससे क्या होना था, डीएनए 2 यानी कि इसकी जो 2 कॉपीज हैं वो उसके अलावा क्या बने थे, 3 कॉपीज बन जाने थे या 4 बन जाने थे, यानी कि 2 से ज्यादा कॉपीज बन जानी थी। तो ये टर्मिनेशन सीक्वेंस ने क्या किया है, यहाँ पे जो है रेप्लिकेशन को स्टॉप कर दिया है। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो 2 डीएनए बने हैं न्यू, वो अभी तक एक दूसरे के अंदर क्या है, क्वायर्ड है। इसके अलावा ऊपर वाले जो एरिया है यहाँ पे दोनों न्यू डीएनए वो एक दूसरे के साथ क्या है, डिटैच फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ क्वायर्ड नहीं है, अलग है। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे अभी तक डीएनए दोनों जो है न्यू डीएनए जो बने हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या है, क्वायर्ड है। तो इन दोनों डीएनए को यहाँ से हमने अलग करना है। तो उसके लिए क्या होता है, एक अलग एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज 4। वो क्या करता है, इन दोनों डीएनए जो है यहाँ पे एक डीएनए को कट कर देगा। यहाँ पे जब एक डीएनए कट होगा वो यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से यानी कि इधर से ऐसे होगा और अलग हो जाएगा। तो अब जब ये अलग हो जाएगा तो इस तरह से कुछ हो जाएगा कि अब ये दोनों डीएनए जो है वो अलग अलग हो गए हैं। ये एक है न्यू डीएनए, ये एक न्यू डीएनए, वो इस तरह से अलग हो गया है, लेकिन अभी तक ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। और इसी तरह एक ये दूसरा न्यू डीएनए है जो ये इससे अलग हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो कट हो गया था विद द हेल्प ऑफ टोपोआइसोमरेज, तो इस कट को फिल करने के लिए एक और एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो उससे क्या होगा, अब परफेक्टली जो है वो डीएनए जो है दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप होती है। और हमारे पास जो डीएनए का एक स्ट्रैंड था शुरू में, अब वो क्या हो गया है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन गए हैं। और इसमें से देखें, ये जो ब्लैक वाला है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, या जिसको हम कहते हैं पेरेंट स्ट्रैंड भी कहते हैं। और ये जो न्यू स्ट्रैंड बना है ये क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। और इसी तरह ये जो बना है, एक दूसरा स्ट्रैंड जो बना है डीएनए का, उसमें एक टेम्पलेट है और एक क्या है, डॉटर है। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।